हेलो दोस्त। आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं एफएटीएफ संस्था पे, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे सूची से बाहर निकाल दिया है। तो एफएटीएफ संस्था को हम लोग समझेंगे, भारत में उसके क्या क्या मुद्दे हैं, भारत के साथ कैसा रिलेशन है, भारत इसमें संस्थान में किस तरह से भूमिका निभाता है, पाकिस्तान इससे क्यों परेशान था, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से डालने में, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने में ग्रे लिस्ट होता क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या होता है, इससे बाहर आने का क्या होता है, सभी मुद्दों पर बात करेंगे। इससे पहले आप अगर नए आए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली जो बीपीएससी की तैयारी से संबंधित जो भी कंटेंट लेकर के आए वो आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी में मिलेगा और इंग्लिश में, जो मुख्य परीक्षा के साथ साथ पीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सिर्फ आप हेडलाइन पढ़ लीजिए, क्योंकि हम आपको डेली करंट अफेयर आपको शाम को पोस्ट करते हैं टेलीग्राम पे, इसलिए आप न्यूज़पेपर का हेडलाइन भी पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए काम चल सकता है। क्योंकि आप हमारा न्यूज़ जो डालते हैं, हम हिंदी का न्यूज़ टेलीग्राम पे डेली शाम को डाला जाता है, वो अभी आज का डाला चुका है, सॉरी आज का शाम को डाला कल का डाला चुका है, आप कल का जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे करंट अफेयर सीरीज से जुड़ते हैं तो हम आपको दावा करते हैं कि 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से आता है। इसका दो बार प्रूफ हम दे चुके हैं और लाइव प्रूफ वाला वीडियो हम डाले हुए हैं अपने चैनल पे, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। एक AA के एग्जाम में, दूसरा 67th बीपीएससी के एग्जाम में। अगर आप इस करंट अफेयर सीरीज का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, 8757463383। इस नंबर पे आप अगर टेलीग्राम व्हाट्सएप पे संपर्क करते हैं तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं अपने करंट अफेयर सीरीज का। तो चलते हैं एफएटीएफ संस्था के बारे में और देखते हैं भारत पाकिस्तान के साथ मुद्दे क्या क्या है, किस तरह से बात है। तो सबसे पहले एफएटीएफ का परिचय देखते हैं। तो परिचय में है एफएटीएफ फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वित्तीय कार्यवाही बल, एक वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण की निगरानी करने वाला संस्था है, जिसकी स्थापना 1989 में G7 के देश के द्वारा पेरिस में आयोजित बैठक में की गई थी। तो ये एक परिचय है एफएटीएफ का, इसको आप लोग जान चुके हैं। दूसरा देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है एफएटीएफ का। तो इसका उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों की जांच करना और उसका विकास करना। दूसरा है कि अमेरिका पर जब 9/11 का हमला हुआ था, उसके बाद 2001 में एफएटीएफ ने आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के प्रयास को भी शामिल करने के लिए अपने उद्देश्यों में उद्देश्य का विस्तार कर लिया। तो कहने का मतलब है, पहले सिर्फ जब स्थापना हुआ था तो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का निगरानी करना, उसकी जांच करना, उसका विकास करना इसका उद्देश्य था। लेकिन 2001 के बाद इसमें आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए इसकी जांच करना और इसके जो निपटान की जो प्रयास होता है उस प्रयास को देखना, इसका कार्य हो गया। ये अपने उद्देश्य को बढ़ावा किया। अप्रैल 2012 में इसने सामूहिक विनाश के हथियार WMD के प्रसार के वित्त पोषण के मुकाबले को भी प्रयास को जोड़ दिया। तो कहने का मतलब वर्तमान में 3 इसके उद्देश्य है: मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, दूसरा है आतंकवादी वित्त पोषण को रोकना, और तीसरा है सामूहिक विनाश के अधिकार, जैसे हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, जो ये नाभिकीय बम जो होता है उसकी जो विकास और इसका जो वित्त पोषण होता है उसको निगरानी करना, उसको रोकना। ठीक है, तो ये 3 उद्देश्यों के साथ अभी एफएटीएफ कार्य कर रहा है। एफएटीएफ का 3 उद्देश्य है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि एफएटीएफ की क्या क्या अनुशंसाएं की है एफएटीएफ ने अभी तक। तो अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना के 1 वर्ष से भी कम समय में एफएटीएफ ने एक रिपोर्ट जारी किया, जिसमें एफएटीएफ ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए आवश्यक कार्यवाही पर एक व्यापक योजना प्रदान करने के लिए 40 सिफारिशें की कि मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए कौन कौन सी सिफारिश हो सकती है। इसमें 40 सिफारिशें एफएटीएफ ने लॉन्च किया। फिर वर्ष 2004 का समय आता है, उस टाइम एफएटीएफ ने अपनी 9 विशेष सिफारिश जारी किया गया। तो कहने मतलब 40 सिफारिश जारी कर दिया था और करीब 14 साल के बाद फिर से 9 सिफारिश मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए जारी किया गया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ आतंकवादी वित्त पोषण को भी शामिल कर लिया गया था। कहने का मतलब ये जो 9 विशेष सिफारिश था वो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ आतंकवादी वित्त पोषण को कैसे कम किया जा सकता है, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इसके लिए यह रिपोर्ट था। यह सहमत अंतर्राष्ट्रीय मानकों को मजबूत करते थे। एफएटीएफ की कुल 40 जो 1990 में जारी किया गया था और 9 जो 2004 में जारी किया गया, कुल 49 सिफारिशें हो गई थी 2004 तक आते आते। अब आगे हम लोग देखते हैं कि 2012 में एफएटीएफ ने अपनी सिफारिशों को संशोधन किया और WMD के प्रसार को वित्त पोषण जैसे नए खतरों को निपटने के लिए उसका विस्तार भी कर दिया। 2012 में जो
सामूहिक विनाश वाला जो हथियार है उसको भी खत्म करने का जो है सिफारिश उस पर कर दिया। वर्ष 2012 में एफएटीएफ ने अपनी सिफारिशों को संशोधित करने के लिए डब्ल्यूएमडी के प्रसार, वित्त पोषण, जैसे ये दो बार लिखा चुका है, तो डब्ल्यूएमडी के प्रसार और उसके नए खतरों को निपटने के लिए उसका विस्तार कर दिया। तो कहने का मतलब है मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और सामूहिक विनाश के हथियार, ये तीनों को रोकने के लिए जो है अपना सिफारिशें दे चुका था। दुनिया भर में 200 से अधिक न्यायालय और 9 क्षेत्रीय निकाय एफएटीएफ की सदस्यता वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से एफएटीएफ की सिफारिशों के लिए प्रतिबद्ध है। कहने का मतलब दुनिया भर की जो 200 न्यायालय है, 9 क्षेत्रीय निकाय है, वो एफएटीएफ की सदस्यता के साथ साथ इसकी सिफारिशों को मानने के लिए प्रतिबद्ध है। वो एफएटीएफ की सिफारिश को मानता है, एफएटीएफ का निगरानी को मानता है, एफएटीएफ के द्वारा जो भी उपाय किए जाते हैं उसको मानता है, इतने सारे संस्था और देशों मिल करके। आगे बात करते हैं कि एफएटीएफ का सत्र या अधिवेशन कौन कौन सा होता है। एक होता है एफएटीएफ प्रिलिमिनरी, जो एफएटीएफ की निर्णय लेने वाली संस्था है। क्या है? प्लेनरी। एफएटीएफ प्लेनरी एफएटीएफ की निर्णय लेने वाली संस्था है, जो हर वर्ष में 3 बार बैठती है और निर्णय लेती है। तो वर्ष में प्रति वर्ष इसका आयोजन 3 बार होता है। इसका प्रतिवर्ष आयोजन कब कब होता है ये भी हम लोग देखेंगे आगे। एफएटीएफ की सदस्य और पर्यवेक्षक कौन कौन है, तो एफएटीएफ सदस्य दिखते हैं। तो एफएटीएफ के वर्तमान सदस्य 37 राज्य हैं, 37 देश हैं, और जो दुनिया के लगभग सभी हिस्सों के सबसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं ये 37 देश। 39 देशों में से 2 क्षेत्रीय संगठन है। 37 देश प्लस 2 क्षेत्रीय संगठन है। पहला है यूरोपीय आयोग, जो पूरे यूरोप को लगभग, यूरोपीय आयोग जो 30 देशों का संगठन है। और तीसरा है खाड़ी सहयोग परिषद, जो गल्फ काउंट्री जो काउंसिल है, गल्फ काउंसिल, उसका जो परिषद है। तो 2 संघ और 37 देश, कुल 39 शामिल है एफएटीएफ में। अब हम लोग देखते हैं पर्यवेक्षक के मामले में। एफएटीएफ में सदस्य देश ये है, इसमें भारत भी एक है। आपको याद रखना चाहिए कि एफएटीएफ का सदस्य देश है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद रख सकते हैं, इतने सदस्य देश जो है एफएटीएफ का है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत और एफएटीएफ क्या है। भारत 2006 में पर्यवेक्षक देशों की सूची में शामिल हुआ था एफएटीएफ में, और 2010 में एफएटीएफ का पूर्ण सदस्य बन गया भारत। पीटी फैक्ट है। भारत एफएटीएफ के क्षेत्रीय साझेदार एशिया पैसिफिक ग्रुप और यूरोपियन ग्रुप का भी सदस्य है। तो कहने का मतलब है कि भारत जो है एफएटीएफ का जो क्षेत्रीय साझेदार है एशिया पैसिफिक ग्रुप, जो एफएटीएफ का जो कुछ क्षेत्रीय साझेदारी भी है, एशिया पैसिफिक ग्रुप उसमें भी भारत सदस्य है, और यूरेशियन ग्रुप उसमें भी भारत सदस्य है। तो कहने का मतलब कि एफएटीएफ का जो साझेदारी जो संगठन है, संघ है, उसमें भी भारत सदस्य है। आगे देखते हैं कि पर्यवेक्षक कौन कौन है। तो इंडोनेशिया जो है एफएटीएफ का एकमात्र पर्यवेक्षक देश है वर्तमान में, और कुछ महत्वपूर्ण संगठन एफएटीएफ के साथ पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया है। तो कहने का मतलब है देशों में बात करें तो इंडोनेशिया एकमात्र पर्यवेक्षक है अभी तक एफएटीएफ में वर्तमान में, और कुछ संगठन है जो एफएटीएफ का पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। पहला है एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन। चौथा है इंटरपोल। आपको पता होना चाहिए इंटरपोल का बैठक हाल ही में भारत में संपन्न हुआ है। 90वां इंटरपोल सम्मेलन भारत में हुआ है। कल होता है, तो हम इंटरपोल पे बैठक लेकर, इंटरपोल पे जो है हम विशेष टॉपिक लेकर के आएंगे। देखते हैं इंटरपोल पे बनाया जा सकता है या नहीं। इस बार क्वेश्चन बनाया जा सकता है क्योंकि इसका मीटिंग जो है भारत में हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था हो चुका है इंटरपोल। 5वां है आर्थिक सहयोग संगठन विकास संगठन OECD। छठा है विश्व सीमा संगठन WCO। 7वां है ड्रग एंड अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। 8वां है विश्व बैंक। 9वां है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवादी निरोधक समिति UNCTAD। तो इतना है, अंकटाड भी है। तो इतना संस्था जो है एफएटीएफ का पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करके बैठा हुआ है। साथ में देशों की बात करें तो इंडोनेशिया भी एफएटीएफ के सदस्य देशों का दर्जा प्राप्त है। आगे हम लोग देखते हैं कि एफएटीएफ का अध्यक्ष कैसे बनाया जाता है। तो एफएटीएफ का अध्यक्ष की बात करें तो एफएटीएफ का प्लेनरी जो ग्रुप था, जो एफएटीएफ का निर्णय लेने वाली संस्था थी, उसके द्वारा अपने सदस्यों में से नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है एफएटीएफ का अध्यक्ष। वह एफएटीएफ प्लेनरी और संचालन समूह की बैठकों को बुलाता है, उसकी अध्यक्षता करता है और एफएटीएफ के सचिवालय का देखरेख करता है। अध्यक्ष का कार्य है। वह एफएटीएफ का प्रमुख वक्ता होता है अध्यक्ष, और वैश्विक स्तर पर एफएटीएफ का प्रतिनिधित्व करता है अध्यक्ष। आगे हम लोग देखते हैं कि अध्यक्ष का कार्यकाल 1 जुलाई से शुरू होता है और पद संभालने के 2 वर्ष तक 30 जून तक समाप्त होता है। तो कहने का मतलब 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक कार्यकाल होता है एक अध्यक्ष का 2 वर्षों का। टी राजा कुमार सिंगापुर के हैं, वर्तमान में एफएटीएफ के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने जुलाई 2022 में पदभार संभाला है। तो
याद रखेंगे, एफएटीएफ का अध्यक्ष का नाम पूछ सकता है तो याद रखेंगे टी राजा कुमार सिंगापुर के हैं। आगे देखते हैं कि एफएटीएफ का सचिवालय क्या कार्य करता है, कहाँ पे है। तो इसका सचिवालय जो है पेरिस में ओईसीडी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुख्यालय में स्थित है। तो एफएटीएफ का सचिवालय कहाँ है, ओईसीडी के मुख्यालय में। सचिवालय एफएटीएफ की सदस्यता और वैश्विक नेटवर्क को मूल समर्थन का कार्य करता है। सचिवालय का कार्य क्या है, सदस्यता को मजबूत करना, वैश्विक नेटवर्क में एफएटीएफ को मजबूती देना। एफएटीएफ सचिवालय और अन्य सेवाओं के लिए धन एफएटीएफ वार्षिक बजट प्रदान किया जाता है जिसमें सदस्यगण योगदान देते हैं। तो एफएटीएफ का जो है जो फंड होता है, फंड कहाँ से आता है, तो वार्षिक बजट जो पेश करता है। तो वार्षिक बजट के लिए सभी जो 37 देश थे, 37 सदस्य देश थे और प्लस 2 जो संस्था था, 2 जो संघ था, देशों की संघ, कुल मिलाकर के ये सभी मिलकर के एफएटीएफ को फंड देते हैं और एफएटीएफ उसी के हिसाब से चलता है। तो उसी फंड से चलता है, देशों के हिसाब से नहीं चलता है, अपने हिसाब से चलता है। लेकिन अब जो कार्यालय चलती है वो सदस्य देशों के द्वारा दिए गए फंड के आधार पर उसका कार्यालय चलती है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या है, तो सबसे पहले परिचय देखते हैं। तो एफएटीएफ प्लेनरी ग्रुप हम लोग देख लिए हैं, निर्णय लेने वाली निकाय है एफएटीएफ प्लेनरी, उसको कहा जाता है। तो एफएटीएफ प्लेनरी की निर्णय लेने वाली देशों को पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट MER के लिए प्रतिवर्ष 3 बार वर्ष में 3 बार फरवरी में, जून में और अक्टूबर में बैठक होती है और उस सत्र में तय किया जाता है कि किस देशों ने अच्छा कार्य किया है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, किस देशों ने अच्छा कार्य किया है आतंकवादी वित्त पोषण के लिए और किस देशों ने अच्छा कार्य किया है जो सामूहिक विनाश के हथियार हैं उसको रोकने के लिए। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कौन सा देश अच्छा काम किया है, आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए कौन सा देश अच्छा काम किया है, इस सभी को देखते हुए वर्ष में 3 बार बैठक किया जाता है और सभी देशों पर एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट। अब आगे देखते हैं ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट होता है क्या है, इसका परिचय देख लिए हैं। तो सबसे पहला है कि AML CFT, AML कहने का मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल ट्रेडिंग, जो टेररिस्ट जो फंडिंग होता है उसको रोकने का अर्थ है। धन शोधन रोधी और आतंकवाद वित्त पोषण इसका अर्थ है, ठीक है, उसका मुकाबला करना। ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए किसी देश को एफएटीएफ द्वारा अनुशंसित कार्यों को पूरा करना होता है। अगर कोई देश ग्रे लिस्ट में है, एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में है, तो उससे बाहर निकलने के लिए एफएटीएफ के द्वारा जो सुझाया गया कार्य होता है उसको लागू करना होता है। उदाहरण के लिए आतंकवादी समूह से जुड़े व्यक्तियों को संपत्ति को जब्त करना। अगर कोई देश ग्रे लिस्ट में बना हुआ है और एफएटीएफ बोल दिया कि आप आतंकवादी समूह की संपत्ति है उसको जब्त कर लीजिए, अगर वो देश जब्त कर लेता है तो उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। तो पाकिस्तान को भी कुल 33 बिंदु पर कार्य करने के लिए एफएटीएफ ने कहा था कि अगर आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना है तो इस 33 पॉइंट पर काम कीजिए, आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। पिछले 2018 से लेकर के पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना हुआ था तो 33 बिंदुओं पर काम नहीं कर पाता था। तो 2022 में आकर के 33 बिंदुओं पर पाकिस्तान ने काम किया, उसको ग्रे लिस्ट से एफएटीएफ ने बाहर निकाल दिया। अगर एफएटीएफ की प्रगति संतुष्टि है तो वह देश को लिस्ट से बाहर निकाल देता है। आगे बात करें ग्रे लिस्ट क्या होता है। तो ग्रे लिस्ट जिस देशों में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित स्थल माना जाता है उसे एफएटीएफ ने उस देश को ग्रे लिस्ट में डाल देता है। कोई देश टेरर फंडिंग को बढ़ावा देता है, कोई देश मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देता है, या कोई देश में टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग बड़े पैमाने पर होता है, उसको एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में डाल देता है। यह उस देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है और उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। कोई देश अगर ग्रे लिस्ट में बना हुआ है तो उसको ब्लैक लिस्ट में भी शामिल किया जा सकता है। तो इसको भी ध्यान रखना पड़ता है देशों को, अगर ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया तो। दूसरा देखते हैं कि ब्लैक लिस्ट क्या है। ब्लैक लिस्ट उन असहयोगी देशों का क्षेत्र है को शामिल किया जाता है जो आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के गतिविधियों को समर्थन करते हैं। अभी तक ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार 3 देश को ब्लैक लिस्टेड किया गया है एफएटीएफ के द्वारा। वर्ष 2021 में म्यांमार में जो तख्तापलट हुआ था, सैन्य तख्तापलट, सैन्य के नेतृत्व में कार्रवाई के कारण उसे इस सूची में ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। तो कोई भी देश खुलेआम आतंकवादी को फंडिंग करता है, मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करता है, उसको ब्लैक लिस्ट में एफएटीएफ डाल देता है। आखिर ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से देशों पर क्या असर पड़ता है उसके बारे में जानेंगे। एफएटीएफ की सूचीबद्ध होने के परिणाम क्या होते हैं। एफएटीएफ अगर आपको ग्रे लिस्ट कर देता है तो आप देखते हैं क्या क्या है। एफएटीएफ से संबंधित वित्तीय संस्थान जितने भी हम देखे थे उससे आर्थिक प्रतिबंध हो जाता है। जैसे आईएमएफ से आप लोन नहीं ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकते हैं, एडीबी से लोन नहीं ले सकते हैं। जो भी एफएटीएफ से संबंधित संस्था है उससे आप ना तो लोन ले सकते हैं ना ही सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है कि वित्तीय संस्थान और देशों से ऋण प्राप्त करने में समस्या होती है।
जितने भी वित्तीय संस्थान हैं उससे वो आपको ऋण नहीं देगा अगर आप ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में हैं। और साथ में किसी देश से भी आप ऋण लेने जाइएगा तो वो भी ऋण लेने से मना कर सकता है या देने में समस्या करेगा, क्योंकि एफएटीएफ आपको ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। अगर आप ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में हैं तो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी होगा, अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार किया जाएगा आपके देशों का। तो ये सब खामियाजा है ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का। आगे बात करें तो आगे है कि भारत और पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्टिंग में क्या क्या मुद्दा है। हाल ही में एफएटीएफ ने पाकिस्तान की महत्वपूर्ण प्रगति को देखते हुए, सराहना करते हुए उसे ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया है पाकिस्तान को। यही चर्चा का विषय था, इसलिए एफएटीएफ संस्था चर्चा में है। पाकिस्तान पिछले 4 साल से इस सूची में 4 साल के बाद इस सूची से हटाया गया है। पाकिस्तान को पहली बार 2008 में इस सूची में डाला गया था ग्रे लिस्ट में, लेकिन वह 2009 में इससे बाहर आ गया था। फिर 2018 में इस सूची में शामिल कर दिया गया और 2022 में इसे बाहर निकाला गया। एक बार यह भी हुआ था कि 2012 से 15 तक निगरानी सूची में, एफएटीएफ की निगरानी सूची में पाकिस्तान था। तो पिछली बार देखें तो 2018 से लेकर के 2022 तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना हुआ था एफएटीएफ के। आगे बात करते हैं कि भारत से पाकिस्तान की सूची से हटाने, भारत जो है पाकिस्तान को इस सूची से हटा दिया गया है। तो भारत ने अब इस निर्णय पर असहमति व्यक्त की है, क्योंकि बाद में उसके जो नामांकित, जो भारत ने जो नाम आतंकवादी का नाम जो संतुष्टि किया था उसके खिलाफ कार्रवाई में दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, वो भारत के जो हित में नहीं था। तो कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे आतंकवादी का जो नाम था वो भारत दिया गया था कि पाकिस्तान इस पर कार्य नहीं कर रहा है, फिर भी एफएटीएफ ने इसको बाहर निकाल दिया ग्रे लिस्ट से। अब देखते हैं कि ग्रे लिस्ट से निकलने के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आतंकवाद के प्रयोजन से संबंधित पाकिस्तान के क्लीन बिल ऑफ हेल्थ के रूप में स्वीकार किया है, जिससे पाकिस्तान की प्रतिष्ठा को मजबूती मिलेगी। कहने का मतलब है कि जो भी पाकिस्तान का अब जो है टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के जो छवि थी उससे बाहर निकलने में पाकिस्तान को मजबूती मिलेगी। आगे देखते हैं कि एफएटीएफ से जुड़े मुद्दे क्या क्या हैं। तो सदस्य देशों में एफएटीएफ को कोड को अपनाने लागू करने की चुनौतियां हैं। एफएटीएफ का कोड लागू नहीं किया जा सकता, जैसे घरेलू समन्वय में कठिनाई, घरेलू में समन्वय नहीं किया जा सकता है, देशों की क्षमता में कमी होती जा रही है, अपर्याप्त परिचालन संसाधन है, एफएटीएफ के मानकों का क्रियान्वयन बहुत जटिल है, इसलिए इसकी ये सब मुद्दा है। तो इस सब मुद्दों को सुधार कर लिया जाए तो एफएटीएफ और प्रभावशाली एफएटीएफ और प्रभावशाली जो है ग्रुप बनकर उभरेगा। आगे बात करते हैं कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग, इसके लिए नई प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों को शामिल किया जा सकता है। मनी खतरे को जो है, जोखिम को समझना, जोखिम को पर्याप्त के रूप में पहचानना, उसका मूल्यांकन करना और कम करना असमर्थ। पारंपरिक जोखिम का मूल्यांकन बड़े पैमाने पर जो है डेटा का विश्लेषण का अनुमति नहीं देता है, जो जोखिम के अधिक मूल्य और सूक्ष्म दृश्य को प्रस्तुत करता है, सहसंबंध को विश्लेषण करने की क्षमता करता है। तो ये सब चुनौतियां हैं एफएटीएफ का, इसको आप लोग देख लेंगे। ये सब उतना जो है डिफिनीशन नहीं है, ये सब जो है आप बेसिक तौर पे जो इसका जो कमजोरी है उसको भी आप चुनौतियां मान सकते हैं और या तो फायदे के जो है चुनौतियां मान सकते हैं। आगे है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को प्रोत्साहित करने वाले अन्य कारक क्या क्या हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच समन्वय की कमी करना, ठीक है, राष्ट्रीय नियामक योजनाओं की कमी होना, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो योजना होता है उसका जो है नियामक का कमी होना। तीसरा है अनौपचारिक हस्तांतरण और राष्ट्रीय सीमाओं के पार संपत्ति का संचालन, जो देशों के बाहर जो है संपत्ति रखता है उसका संचालन करता है, वो भी एक मुद्दा है। निजी तौर पर राज्य अभिकर्ता के लिए जोखिम दृष्टिकोण से लागू करने की उच्च लागत, जो वित्तीय और गैर वित्तीय संस्थान है उसका जो दृष्टिकोण की लागत जो उच्च लागत होता है, तो गैर निजी जो अभिकर्ता होता है जैसे टेरर फंडिंग जो होता है उसमें लागू करना ये एक बड़ी जोखिम है। आगे बात करते हैं कि एफएटीएफ का जो मजबूती कैसे किया जा सकता है। तो जोखिम आकलन करके, जोखिम को आकलन करना चाहिए, उसे सही ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यकता होना चाहिए और उसके जोखिम को कम करने के लिए संशोधित करने की क्षमता होनी चाहिए एफएटीएफ के पास और उसके कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। तो जोखिम आकलन को करके एफएटीएफ को मजबूती दिया जा सकता है। दूसरा है डेटा साझाकरण, सदस्य देश अपने देशों के साथ डेटा साझाकरण करें, कौन सा जो व्यक्ति या कौन सा संस्था टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है उसका डेटा साझा करके एफएटीएफ के साथ सहयोग करके एफएटीएफ को मजबूत बना सकता है। तीसरा है आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ अनुप्रयोग, जैसे मशीन लर्निंग के द्वारा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वास्तविक समय पर त्वरित और सटीक डेटा विश्लेषण के साथ मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से बचा जा सकता है। इससे एफएटीएफ की संस्था भी मजबूत होगी। आगे अगर हम बात करते हैं तो वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए अन्य पहले क्या क्या है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का पहले देखते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग में सबसे पहले वैश्विक तौर पे देखते हैं क्या क्या प्रयास किया गया है। तो सबसे पहला है वियना कन्वेंशन 1988,
ये वियना कन्वेंशन क्या है कि ड्रग तस्करी से प्राप्त धन की वैधता का अपराधीकरण घोषित करता है और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए आधार तैयार करता है यह वियना कन्वेंशन। याद रखेंगे, यह वियना कन्वेंशन जो है नशीली दवाओं को तस्करी और धन शोधन के अपराध को हस्ताक्षरकर्ता के लिए जितने भी देश इस पे वियना कन्वेंशन पे हस्ताक्षर किया है वो दवाओं की तस्करी और धन शोधन जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है उससे निपटने की जो जिम्मेदार बनाता है। भारत इस कन्वेंशन का भाग है। आगे देखते हैं वैश्विक तौर पे क्या क्या है। G10 की बेसल समिति का सिद्धांत, इस सिद्धांत का वर्णन किया जाता है कि सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के अनुपालन की उपेक्षा करेगा। कहने का मतलब है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक का जो नियम होता है, कानून होता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग से विरोध में होता है उसको पालन करेगा। इस पे यह एक समिति का सिद्धांत है। इसमें भारत का RBI अपने संस्थागत प्रतिनिधित्व के साथ बेसल समिति का सदस्य बना हुआ है। अब देखते हैं कि IOSCO अपने सदस्य और प्रतिनिधियों को वायदा बाजार में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। भारत इसका सदस्य है। तो ये है वैश्विक तौर पे। आगे देखते हैं वैश्विक तौर पे और क्या क्या है। तो वैश्विक तौर पे अगर आगे देखते हैं तो एक और है कि ड्रग और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय सक्रिय रूप से मनी लॉन्ड्रिंग को पहचान करने और उसको रोकने का प्रयास करता है। भारत इसका भी सदस्य बना हुआ है। देखते हैं कि वैश्विक प्रयास में एक और है कि पलेर्मो कन्वेंशन 2003, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है और इसे समर्थन देने वाले घरेलू कानून के कारण मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधीकरण से और सभी गंभीर अपराधों के मनी लॉन्ड्रिंग के विधेय अपराधों को रूप में बाध्य करता है। कहने का मतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग को जो गंभीर अपराध घोषित करने के लिए बाध्य करता है यह कन्वेंशन। मनी लॉन्ड्रिंग के सभी रूपों को रोकने का और उसका पता लगाने के लिए नियामक शासन का स्थापित करता है। यह भारत 2002 में इस संस्था में शामिल हुआ था और 2011 में इसके शामिल होने की पुष्टि कर दी थी। तो भारत पलेर्मो कन्वेंशन 2003 का भाग भी है। आगे देखते हैं कि भारत में क्या क्या उपाय किया गया। तो भारत में पहला है कि PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 का है, जो धन शोधन से निपटने के लिए कानूनी ढांचा बनाता है भारत में। इसे आखिरी बार 2012 में संशोधन किया गया था। दूसरा है वित्तीय खुफिया इकाई भारत, जो एक स्वतंत्र निकाय है वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली, और यह जो है सीधे वित्त मंत्री को रिपोर्ट करता है मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित या पैसे के लेन देन से संबंधित। तीसरा है प्रवर्तन निदेशालय, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है। यह एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो आर्थिक खुफिया एजेंसी जो भारत के आर्थिक कानून को लागू करने और आर्थिक अपराध से निपटने के लिए जिम्मेदार है उसको यह लागू करता है। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है जो मनी लॉन्ड्रिंग से जिम्मेदार संस्था है या व्यक्ति है उस पर यह अपने कानूनी तरीके से उसको अरेस्ट करता है। उसके लिए जांच के लिए सभी के लिए मुख्य कार्य इसका जो है एक मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों का जांच करना है। तो मनी लॉन्ड्रिंग अपराध की जांच करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय का स्थापना की गई है। अब बात करते हैं कि टेरर फंडिंग क्या है। तो टेरर फंडिंग में देखते हैं वैश्विक स्तर पर जो है IMF, इसने अपने 189 देशों में आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक को पालन करने के लिए दबाव डाला है। IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। इसके आगे देखते हैं कि वैश्विक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता है। इसका उद्देश्य क्या है कि सार्वभौमिक परिभाषा, आतंकवादी की सार्वभौमिक परिभाषा को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सभी सदस्य देशों के द्वारा आपराधिक कानूनों को अपनाया जाना और आतंकी संगठनों को प्रतिबंधित करना है और विशेष कानून के तहत आतंकवादियों को मुकदमा चलाना और वैश्विक स्तर पर सीमा पर आतंकवाद का प्रत्यारोपण और अपराध घोषित करना इसका लक्ष्य है। भारत द्वारा 1996 में इसका प्रस्ताव रखा गया था और इसे लागू कर दिया गया है। तीसरा देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2022 हुआ था। इसका आयोजन वैश्विक आतंकवाद रोधी परिषद द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे ये भी एक पहल है। अब देखते हैं कि भारत में आतंकवाद टेरर फंडिंग को रोकने के लिए क्या क्या है। तो पहला है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन अधिनियम, यह भारत में लागू एक महत्वपूर्ण आतंकवाद रोधी कानून है। तो टेरर फंडिंग को जो है टेरर को जो आतंकवाद है उसको रोकता है। दूसरा है आतंकवाद विरोधी मुद्दे पर भारत के वार्षिक संकल्प में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली सहमति को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। तो आतंकवादी विरोधी जो भी मुद्दे होते हैं भारत ने यूनाइटेड नेशन में उसको सबसे पहले अपनाया है। तीसरा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना एक अर्धसैनिक बल के रूप में की है जो आतंकवाद रोधी एक सुरक्षा गार्ड है जो अपहरण रोधी अभियानों के लिए उत्तरदायी है। तो कहने का मतलब है कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत में एक स्पेशल फोर्स भी है जिसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड।
अब आगे बात करते हैं कि सामूहिक विनाश के हथियारों को प्रसार करने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास किया गया है। तो 1968 में परमाणु अप्रसार संधि और 1972 में जैविक हथियार सम्मेलन और वर्ष 2093 में रासायनिक हथियार सम्मेलन में इसको कम करने की बात की गई है। सामूहिक विनाश के हथियार को प्रसार को रोकने की बात की गई है। ये वैश्विक तौर पर बात कर रहे हैं। भारत 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है, क्योंकि भारत मानता है कि जो एनपीटी है यह भेदभाव करने वाली एक समझौता है, संधि है। इसलिए भारत ने अभी तक इस पर साइन नहीं किया, ना ही कभी करेगा। आगे देखते हैं कि भारत के तौर पर जो है भारत के तौर पर क्या किया गया। तो भारत ने सामूहिक विनाश के हथियार और उसके वितरण प्रणालियों से संबंध में गैर कानूनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए एक अधिनियम बनाया है, जिससे सामूहिक विनाश और हथियार की उसकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियां का निषेध 2005 में बनाया था, जो सामूहिक विनाश के हथियार को रोकता है। तो एक भारत में सिर्फ जो है भारत का जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ही परमाणु बम या हाइड्रोजन बम बना सकता है। उसके अलावा ना तो कोई निजी संस्था बना सकता है या सरकार द्वारा संचालित या सरकार के द्वारा समर्थित संस्था बना सकता है। तो सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है इसके लिए, और इसको बनाने के लिए, इससे संबंधित व्यक्ति को निपटने के लिए यह कानून भी तैयार किया गया है। गैर कानूनी माना जाएगा इस चीज को। तो हम लोग देखे हैं FATF के सभी मामलों को, टेरर फंडिंग, ठीक है, आतंकवादी वित्त पोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और सामूहिक विनाश के हथियार को रोकने के लिए क्या क्या मुद्दे हैं। आप लोग क्लियर BPSC चैनल देख रहे थे, नए आए हैं तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली करंट अफेयर या BPSC की तैयारी से संबंधित जो भी वीडियो आएगा आपको मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PT और मेंस में सहायता मिले। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमसे करंट अफेयर का PDF चाहते हैं तो 8757463383 नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आपको PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।